इंडिया पाकिस्तान के करंट कॉन्फ्लिक्ट का जो मेन रीज़न है वो है इंडस वाटर। अब इंडस वाटर रीज़न इस तरीके से है कि चाइना ने 2024 के लास्ट में अनाउंस किया था कि वो वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम बना रहे हैं यारलंग ज़ेंगपो रिवर पे, जो कि तिब्बत रीजन में है। ये यारलंग ज़ेंगपो रिवर जो है वो इंडस वाटर का सोर्स भी है। अब इसको फर्दर मैप से अंडरस्टैंड करते हैं। ये लेक मैनी सरोवर जो है ये चाइना में तिब्बत रीजन में है और ये अपर रीजन कहलाता है और हाई एल्टीट्यूड पे है ये लेक। ये जो लेक है ये यार्लिंग ज़ेंगपो रिवर के बिल्कुल करीब है, साउथ ईस्ट पर है। तो ये जो वाटर है यहाँ से इंडिया में जा रहा है और इंडिया जो है यहाँ पे लोअर रीजन पे है और इंडिया के 6+ स्टेट्स को कवर कर रहा है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, लद्दाख शामिल हैं। अब जो है चाइना जब डैम बना लेता है तो फ्लो का कंट्रोल उनके पास आ जाएगा, तो वाटर को रिड्यूस कर सकते हैं और जो है बंद भी कर सकते हैं और वाटर क्वालिटी भी फ़र्क पड़ेगा डैम बनाने से और ये 6+ स्टेट को इश्यूज़ होगा और इनके एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रो पावर इश्यूज़ होंगे और भी फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं जिसमें लाइक एनवायरमेंटल इश्यूज़। तो ये ओवरऑल जो है इंडिया के लिए एक बिग प्रॉब्लम है क्योंकि इंडिया बहुत रिलाई करता है जो ये इंडस वाटर चाइना की तरफ से आ रहा है। सेकंड बिग प्रॉब्लम ये है कि जो है इंडिया को ये इंडस वाटर जो है पाकिस्तान से शेयर करना है, जो कि लोअर रीजन पे है और ये इस वजह से शेयर करना है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के कंट्रीज़ के दरमियान जो है इंडस वाटर टेरिटरी एग्रीमेंट साइन हुआ हुआ है अंडर वर्ल्ड बैंक। और इस एग्रीमेंट की वजह से इंडिया के स्टेट्स जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को भी अपने रिवर्स का वाटर शेयर करना है, जो कि झेलम, चिनाब, रावी और सतलेज रिवर्स में आके मिल रहा है। और फिर ये जो है तमाम जो रिवर्स हैं झेलम, चिनाब, रावी और सतलेज ये मर्ज हो रहे हैं और इंडस वाटर में आके मिल रहे हैं। इंडिया खुद को जो है वाटर क्राइसिस से सेव करने के लिए जो है इंडस वाटर जो है ब्लॉक करना चाहता है, जो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है और इंडस वाटर टेरिटरी एग्रीमेंट जो है उसको ब्रीच करना चाहता है और ये इतना आसान नहीं है क्योंकि ये अंडर वर्ल्ड बैंक साइन हुआ हुआ है। तो ब्लॉकेज और एग्रीमेंट ब्रीच को जस्टिफाई करने के लिए पहलगाम अटैक और वॉर का सहारा लिया गया ताकि जो है ब्लॉकेज और एग्रीमेंट ब्रीच को जस्टिफाई कर सके टेररिज्म को रीज़न बनाकर। इंडिया का मेन कंसर्न ये है कि चाइना और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के टाइम चाइना अपर रीजन से यारलंग ज़ेंगपो रिवर के ज़रिए और सतलेज रिवर के ज़रिए वाटर फ्लो को कंट्रोल कर सकता है और इंडिया पे प्रेशर डाल सकता है और लोअर रीजन से पाकिस्तान लीगली प्रेशर डाल सकता है इंडस वाटर टेरिटरी एग्रीमेंट की वजह से। करंट इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के अदर बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसमें दिल्ली और बिहार इलेक्शन शामिल हैं, जिससे मोदी को फ़ायदा हो सकता था और पाकिस्तान को डोमिनेट करने का चांस, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त वीक है। इंडिया जो है पाकिस्तान के वाटर को जो है शॉर्ट टर्म के लिए ब्लॉक कर सकता है क्योंकि अभी इंडिया के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि कंप्लीट ब्लॉक कर सके इंडस वाटर को। और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए जो है एक डिकेड चाहिए, तो इंडिया शॉर्ट टर्म के लिए ब्लॉक करेगा, फिर जब ओवरफ्लो होना शुरू होगा तो वो रिलीज़ कर देगा, पाकिस्तान में फ्लड आ जाएगा। वाटर ब्लॉकेज की वजह से पाकिस्तान को एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर और ड्रिंकिंग वाटर इशूज़ हो सकते हैं और ओवरऑल इकोनॉमी को इशूज़ हो सकते हैं। तो अगर इस ये वाटर ब्लॉकेज बार-बार होता रहा और इसको लीगली हल नहीं किया गया, तो पाकिस्तान के पास जो लास्ट सॉल्यूशन जो रह जाएगा वो है वॉर। एंड में जो है मैं पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एक शॉर्ट वीडियो शेयर करता हूँ जो कि डॉन न्यूज़ की है, उससे चीज़ें और क्लियर होंगी। Let me jump into the key issues here. Number one, we know that India's excuse or India's reasoning for pulling out of this treaty has been the security concerns after the Pahalgam terrorist attack, and which it is to an extent also blaming on the Pakistani state, but we know that there's no proof on the table right now. So do you think these security concerns are valid enough to pull out of treaty that's survived 70 years? Oh, yeah, absolutely, they're not. So India's justification for suspending the treaty is kind of relied on language from the law of treaties, which include a fundamental change of circumstances and the notion that cross-border terrorism gets in the way of Pakistan's ability to comply with its obligations under the Indus Waters Treaty. So they're kind of merging these two together, saying that there's been a fundamental change of circumstances in which they include their own population growth and climate issues, as well as Pakistan's supposed support of cross-border terrorism.
the treaty itself does not include any way in which you could conflate any kind of security concerns with water issues that the treaty was there to address. So the fact that they're trying to rest this case on the fact that Pakistan has supposedly breached the Indus Waters Treaty through terrorism is something which does not comply with any of the provisions that we see in the Indus Waters Treaty itself. The reliance on treaty law as well is on very, very shaky ground in terms of there has not been a fundamental change of circumstances. We know that the Indus Waters Treaty was negotiated over a period of nearly a decade after Pakistan and India had already engaged in wars. And the fact that you already had 2016, the Uri attack, and the 2019 Pulwama attack, and yet we saw no fundamental change in circumstances there. How can you argue this now after the most recent attack, which, again, there is not a shred of evidence to say that Pakistan was involved in? And besides that, I think the language in the press statements, especially by the Ministry of External Affairs of India, has used the term in abeyance, which also created some confusion because given that the IWT's own language does not really provide for an opportunity for either of the parties or the tripartite agreement to create the situation where either can hold it in abeyance. So what does that really mean, in legal terms? So in legal terms, we're as confused as everybody else in terms of India's use of this term. In abeyance, we take to mean that they've suspended their operations under the treaty in terms of that they're not going to fulfill their obligations because they're responding to what they perceive to be an internationally wrongful act from Pakistan. Under the treaty, as you rightly pointed out, there is no provision for suspension. It is very normal for treaties to have a provision for suspension. This was on purpose left out during the negotiations, and what they decided was you can modify the treaty so long as you're modifying it with another treaty by the consent of the two states, and you can terminate the treaty so long as you have another treaty to replace this treaty, again with the agreement of both states. So this unilateral action, Pakistan argues, rightly so under international law, is a material breach of the Indus Waters Treaty, which by its object and purpose says that you cannot do such a thing. It does not include a provision for that. And its object and purpose is also frustrated by this material breach by India because the focus was so readily on the cooperation between the two states, which now India has completely withdrawn from.